हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी के पेपर में। आज हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 10 मिनट के इस लेक्चर में 1 या 2 मार्क्स आपके श्योर हो सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है refers to a systematic process by which the government reduces its direct role in the economy। यानी जो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है वो अपना कंट्रोल जो होता है, डायरेक्ट रोल क्या रिड्यूस करती है एंड अलाउ अ ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देने की बात है। इसको बेसिकली डीरेगुलेशन भी कहते हैं। रिडक्शंस ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल। अब यहाँ पर एक्सेसिव कंट्रोल वर्ड यूज किया है, यानी कि नॉर्मल जो रिक्वायर्ड है वो तो करेगी करेगी, लेकिन कुछ एक्सेस है तो उसको हटाएगी। एंड करेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शंस क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन रादर देन क्रिएटिंग न्यू रेगुलेशन। तो यहाँ बोला गया है कि जो गवर्नमेंट के अपने रेगुलेशंस हैं उनको क्या करना है, नए रेगुलेशंस ना ला करके गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को क्या करना है, जो उससे डिस्टॉर्शन होता है उसको करेक्ट करना है। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रमोट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी को प्रमोट किया जाए, फोस्टर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, इफिशियंसी एंड कंपटीशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर इंडिया के एस्पेक्ट से देखे जाए तो यहाँ पर हमारा जो जो एक्सपेंडिंग हुआ है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का इन द ग्रोथ प्रोसेस में, ये हमारा जो है ऐसा एम किया गया है। 1980 के जो रिफॉर्म्स थे वहां पर वाशिंगटन कंसेंसस ने अपने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, उनको हमें फॉलो करना होता था, उसी को देखते हुए बनाए गए थे। लिमिटेड डीरेगुलेशन एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन किया गया था। ओनली ए फ्यू सेगमेंट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वर रिलैक्स्ड। ठीक है। यानी सबको नहीं दिया था, कुछ चीजों को रिलैक्स किया था। लेकिन जब 1990s के रिफॉर्म्स आए यहाँ पर, जो कि 1991 से स्टार्ट हुए थे, ब्रॉडर एंड डीपर रिफॉर्म आए इसमें। इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, इन्वेस्टमेंट में और एग्रीकल्चर में, इन सब में डीपर रिफॉर्म की बात हुई थी। ठीक है। और जो ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, इसमें बेसिकली क्या ट्रिगर हुआ था, बाय ये सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि ये इंडिया का आपको पता है कि उस समय पे सीवियर क्राइसिस आए थे, तो उसी की वजह से फिर ये सब सोचना पड़ा और इसको लाना पड़ा। क्या सीवियर क्राइसिस थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बहुत खराब थी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से डाउन हो गया था, कहते हैं 7 दिनों के लिए बचा था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर थी, राइजिंग गवर्नमेंट डेट था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था और साथ साथ में स्ट्रिंजेंट कंडीशनलिटीज थी, जो कि हमें हमारे ऊपर इम्पोज की गई थी। किसने? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो इम्पोज करी थी ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आईएमएफ खासकर से सुपरवाइजर का भी काम करता है कि आपके यहाँ पॉलिसी कैसी चल रही है, इनको भी वो निगरानी में रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इंडियन इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे उस स्थिति से यहाँ पर पहुंच गई। तो ड्यू टू क्यों हुआ? एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, दूसरा इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हुआ। दो चीजों ने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, उसने न्यू लिबरल रिफॉर्म्स विथ 3 मेन पिलर्स नोन एज एलपीजी। क्या कहते हैं वहां पे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेन पिलर रखते हुए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के, ये आए थे। ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात थी, लोअर इन्फ्लेशन की बात थी, रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कैड बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ बीओपी क्राइसिस। तो बीओपी जो क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको रिजॉल्व करना था। अगर हम बात करें एलपीजी रिफॉर्म्स की तो सबसे पहला आता है यहाँ पे, और ये बेसिकली रियल सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि ट्रेड इंडस्ट्री के रेगुलेशन को रिलैक्स करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश करना, इंपोर्ट गुड को फ्रीडम देना, एनकरेज करना इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन एन एमएनसी को, और इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस करना और इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन,
encouraged competition, boosted FDI inflow and improved quality of goods and services। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना ग्लोबल मार्केट के साथ, इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड कैपिटल, encouraged FDI, technology transfer and knowledge inflow, strengthened domestic production capacity। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे बेस बात कर लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्राइमरली सिग्निफाई, क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम टू करेक्ट मार्केट फेलियर? नहीं। इंक्रीज रोल ऑफ स्टेट ओनरशिप इन की इंडस्ट्री? नहीं। रिडक्शन इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर रोल? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेंशन को रिड्यूस किया और प्राइवेट को एक्सपेंड किया। इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द इकोनॉमी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1990s वर करेक्टराइज, यानी 1990 के रिफॉर्म में क्या किया गया था? कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक सेक्टर? नहीं। लिमिटेड डीरेगुलेशन एंड पार्शियल रेगुलेशन? बिल्कुल ठीक है। फुल स्केल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फुल स्केल प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था। कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड विद ग्लोबल मार्केट? ये भी कंप्लीट नहीं किया था, इंटीग्रेट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें। लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियो और पीडीएफ नोट्स की मदद से जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ये सारे ही नोट्स और पीडीएफ जो भी हैं, ये आपको nstourschoolofbanking.com की वेबसाइट पे जाके या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द बैकग्राउंड ऑफ 1991 रिफॉर्म? तो 1991 के रिफॉर्म्स थे, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था? तो यहाँ पर पहला है रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू कर्ब एक्सेसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस ट्रेड। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव बात है। सीवियर बीओपी क्राइसिस, डिक्लाइनिंग फॉरेक्स रिजर्व, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कंडीशनलिटीज टू लेड रिफॉर्म। ये हमने देखा था कि इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये बैकग्राउंड था, इसी की वजह से हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एम्ड टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? expansion of public sector dominance and protectionist trade policy, high growth, lower inflation, reduced CAD और BOP stability, nationalization of strategic industries and restriction of import? तो ये तो किया ही नहीं था। strengthening of administrative price mechanism? ये भी नहीं था। तो हम देख रहे हैं हाई ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, रिड्यूस कैड और बीओपी स्टेबिलिटी। तो हमारा जो 1991 के रिफॉर्म में एम था वो बेसिकली यही था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। लिबरलाइजेशन का मतलब इसमें क्या है? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फ्रीडम टू इंपोर्ट गुड्स, इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टर। तो इसमें हम देख पाते हैं कि पहला वाला बिल्कुल ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब। दूसरा इंपोर्ट गुड फ्रीडम बिल्कुल ठीक है। तीसरा इंक्रीज पब्लिक सेक्टर बिल्कुल नहीं है। ओपनिंग इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज डिपेंडेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमीज, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ, तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमें डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ही इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल नहीं है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एफडीआई बिल्कुल है। तो 1, 2 एंड 4 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर आपने देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक यू।